डॉक्टर शैलेंद्र जी पेशे से इंजीनियर हैं, लेकिन बाल संरक्षण में रुचि के कारण उन्होंने इस दिशा में अपना कार्य किया और राजस्थान स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के सदस्य भी बने। इसी सफर में उन्हें यूनिसेफ, गायत्री सेवा संस्थान और भी बड़े एनजीओ के साथ मिलकर काम करने का मौका मिला। बाल श्रम को रोकने के लिए उन्होंने राज्य और केंद्र स्तर पर भी नीति निर्माण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंच की। राजस्थान सरकार ने एक मॉड्यूल बुनियाद प्रकाशित किया जो ग्रासरूट लेवल स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए किया गया, जिनके लेखक डॉक्टर शैलेंद्र पांड्या जी हैं। आज हम उनसे बंधा मजदूरी के बारे में उसे समझने के महत्व को सुनेंगे। वे इस क्षेत्र में विशाल अनुभव के साथ आते हैं। हम उन्हें ध्यान से सुने और सीखें। आइए हम ताली बजाकर उनका मंच पर स्वागत करते हैं। हमारे उदयपुर बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष महोदया जी, शशिकला बढ़िया जी, बाल कल्याण समिति के सभी सदस्य, बहन संगीता जी, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक आईजीएम की विभिन्न ग्रासरूट लेवल पर हमारे कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि, कार्यकर्ता और मेरे साथी। कुछ दिनों पहले जॉन भाई और उनकी पूरी टीम मुझसे मिली और उन्होंने बाउंडेड लेबर का जिक्र किया। कहा कि राजस्थान में बहुत मुद्दों पर बहुत गहराई से काम हो रहा है, सरकार बहुत ज़्यादा सशक्त भी है। अन्य स्टेट से कंपेयर करते हैं तो बहुत सारे ऐसे सेक्शंस प्रोविजंस हैं जो राजस्थान में लगना शुरू हो गए, जो कई सारे स्टेट से नहीं भी लगते हैं। लेकिन आज भी उस हद तक बाउंडेड लेबर पर बात नहीं हो पा रही जिस हद तक होने की आवश्यकता है। तो मैंने जब उनकी बात सुनी तो मैंने एक बार सोच में पड़ गया कि विगत 14-15 सालों से मैं खुद इस सेक्टर में हूँ। कई सारे हजारों बच्चों को रेस्क्यू कर लिया, परिवारों को रेस्क्यू करवाया, रिहेबिलिटेट किया। लेकिन बाउंडेड लेबर वाला ऐसा एक शब्द है कि बाउंडेड लेबर आ जाता हम लोग जो सिस्टम में जुड़े हुए थे तब भी थोड़ा सा इससे बचते थे। और जो स्वयंसेवी संस्थाएं भी काम कर रही वो भी कई बार प्रायोरिटी में बाउंडेड लेबर को नहीं ला पाती। यहाँ तक कि इनफैक्ट कई बार हम अधिकारियों से बात करते थे, अच्छे ब्यूरोक्रेसी के बड़े लेवल के लोग, जनप्रतिनिधि भी बाउंडेड लेबर को लेकर कई सारे मिथ्स उनके दिमाग में रहते हैं कि बाउंडेड लेबर का मतलब सिर्फ ये स्थितियां होती तो बाउंडेड लेबर ये इतना बाउंडेड लेबर है। तो अपन सेक्शन 75 लगा देते हैं, 79 लगा देते हैं। आपको जो आपने दूसरा वाला अपना एससी एसटी का बच्चा एससी एसटी एक्ट भी ले लेते हैं, लेकिन बाउंडेड लेबर की जरूरत नहीं। तो 370 374 ये बाउंडेड लेबर जो हमारा एक्ट है 1976 उसके सेक्शन जो आपके 16 से 19 मुख्य रूप से इनका तो प्रयोग बहुत विषम परिस्थिति में होता है। और आप में से कई सारे साथी हैं जिस पर काम भी करते हैं, बस कई बार फोन आते हैं और हम लोग एसपी से एसडीएम से बात करा के आरसी जारी करवाते हैं। तो आरसी जारी करवाना कितना अपने आप में चैलेंज है वो आप सब लोग भली बात जानते हैं जिन्होंने बच्चों को मुक्त करवाया है या परिवारों को बाउंडेड लेबर से मुक्त करवाया है। इन विगत 4-5 सालों में एक और अवसर मिला कि जब बच्चों के पॉलिसी लेवल पर काम कर रहे थे कि जो हमारे यूपीएससी के जो भी हमारे राजस्थान कैडर का जो बैच आता है, चाहे वो आईपीएस के हो, आईएएस के हो, उनको चाइल्ड प्रोटेक्शन पर 1.5 घंटे का मेरा सेशन जयपुर में होता है। उसके बाद ये जो लोग अपनी प्रशासनिक सेवा में जाते हैं तो कई बार वहां जाने के बाद भी इनकी प्रॉब्लम भी अलग है। जो कई बार कहता है स्वयंसेवी संस्थाओं में लोगों से कई बार अभी हाल ही में मैं अपने प्रेजेंटेशन में शेयर करूंगा कि जब हमने कुछ चित्तौड़ में 17 बच्चों को जब बाउंडेड लेबर की कैटेगरी से रेस्क्यू करवाए थे, अब एसडीएम के ऊपर स्वयंसेवी संस्था वाले अलग दबाव बना रहे हैं। और एसडीएम की परेशानी ये थी साहब ये जारी कैसे करते हैं रिलीज सर्टिफिकेट, बंधुआ मुक्ति प्रमाण पत्र, इसकी मेरे को जानकारी नहीं। अब ये बात मैं एनजीओ वालों को कैसे कह दूं? तो अगर पहले कहीं जारी हुआ वो पूरी प्रक्रिया हो कि आपने सेशन में भी नहीं बताई थी तो आप हमारे को थोड़ा सा डिटेल भेजो तो उसके अनुरूप उन पे कार्रवाई करो। तो मैं शुरुआती तौर पर ये बात मैं क्यों जोड़ना चाह रहा हूँ कि चाहे बाउंडेड लेबर हो, चाहे चाइल्ड लेबर हो, चाहे इसके पहले जो हम लोगों ने 2006 के आसपास राजस्थान में पुरजोर तरीके से आरटी की जब बात शुरुआत करी थी, तो एक बात मेरा मिला जुला अनुभव ये रहा है
कि इन सब मुद्दों पर सरकार प्रशासन भी काम करना चाहता है, लेकिन कई बार हम लोग एक गैप क्रिएट कर देते हैं उनके साथ कि भाई ये मुद्दा आपकी प्राथमिकता का हिस्सा कैसे बने। मैं कुछ दिन पहले जब आईजीएम की टीम से बात कर रहा था, मैं ये कह रहा था बाउंडेड लेबर के मुद्दे को यदि आप चाहते हैं कि वो कहीं की प्राथमिकता से सरकार का मुद्दा बने, तो उसके लिए हमको कहीं की एडवोकेसी लेवल पर भी काम करना होगा, रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन के साथ साथ। तो कहीं की मुद्दा ऐसा है कि सरकार को भी लगेगा कि जब हम चाइल्ड लेबर भी सेक्शन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बाउंडेड लेबर क्यों ना करें। ये एक अलग विषय है, बात करेंगे इस पर। लेकिन मुख्य रूप से मुझे जो आज विषय दिया गया, उनका एक्ट पर बात करें, पॉलिसी पर बात करें, क्या बात करें, तो उन्होंने कहा कि राजस्थान के संदर्भ में बाउंडेड लेबर को आप क्या समझते हैं, उस पर हम लोग बात करें। मैंने कोशिश किया है मिला जुला कुछ हिंदी इंग्लिश में जो मैं प्रेजेंटेशन कर पाया, शायद रात को मैंने 1:30 बजे पीपीटी शेयर किया था जॉन बड़ी, तो मैं काफी 2-4 दिन से टूरिंग पर बिजी था, लेकिन फिर भी अपने अनुभव के आधार पर कोशिश मैंने ये करी है कि वो चीजें जो आपके लिए सीधी काम की है उन पर हम लोग बात करें। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट, देखिए बाउंडेड लेबर पर मैं सीधी राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में बात करने से पहले ये जरूरी समझता हूँ कि बाउंडेड लेबर को लेकर जो बिल है उनको भी हम लोग कहीं भी समझें, और वो बिल तब तक दूर नहीं होगा जब तक बाउंडेड लेबर की सही परिभाषा को हम समझ ना लें। तो बाउंडेड लेबर को लेकर कई बार लोगों का ये मानना होता है, पुलिस सिस्टम तक का भी ये मानना होता है, साहब इसको कोई ऐसे भी बंधन में थोड़ी रखा हुआ था, ये किसी बंद कमरे में ऐसे बांध के रखा था, साहब ये तो बच्चा बिल्कुल आना जाना सब कुछ करता है, ये परिवार है बिल्कुल उस तरीके से है। तो कई बार बाउंडेड लेबर शब्द सुन के लोगों को लगता है साहब बाउंडेड लेबर कौन, तो बाउंडेड लेबर जो एक बंधन में बंधा हुआ है, एक बेड़ियों में झगड़ा हुआ है, कोई ऐसा लेबर वाला व्यक्ति जो कहीं कहीं इस तरीके से बंधनग्रस्त है, वो व्यक्ति बाउंडेड लेबर के सेक्शंस में लेने वाली आवश्यकता नहीं है। तो मैंने को 3-4 जो मेजर अपना जो सेक्शन 2 की डेफिनेशन की बात करता है, आप इसे उठाकर देखेंगे तो सेक्शन 2 के डिफरेंट पॉइंट है, उसमें भी जो जे पॉइंट है वो मुख्य रूप से बाउंडेड लेबर की डिफरेंट डेफिनेशंस को डिफाइन करता है। तो उसके अनुरूप और कुछ पॉलिसीज के अनुरूप मैंने 4 पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं कि बाउंडेड लेबर का मतलब हम किन लोगों को, परिवार को या बच्चों को इसमें कवर करते हैं। तो पहला देखिए, बिना किसी वेतन या नाम मात्र की मजदूरी, कि किसी निश्चित या अनिश्चित समय के लिए लेनदार स्वयं या परिवार के किसी सदस्य द्वारा दी गई सेवाएं। इस बात को थोड़ा सा गहराई से समझना, कई बार जब आप फील्ड में इंटरवेंशन करते होंगे तो इसको लेकर आपको सिस्टम मिसगाइड कर सकता है कि साहब इसको तो पैसा मिल रहा है, इसको जो पैसा है सब हाथ में मिल रहा है, तो ऐसा भी नहीं किसी बैठ बिचौलियों को, किसी दलाल को पैसा दे दिया गया, या इसका जो पैसा वो एक मुश्त 1 साल का इसने कोई उधार लिया था उस पेटे को मिल गया। इस परिभाषा को समझिएगा कि बिना किसी वेतन मतलब ऑलरेडी कोई पैसा ले चुका है, एडवांस की फॉर्म में उसकी तो बात कर ही रहे, लेकिन नाम मात्र की मजदूरी जिसको भी आप अगर कंपेयर करना चाहो मिनिमम वेजेस से कंपेयर कर सकते हो। अभी हाल ही में एक्शन मन चला उदयपुर में, हम लोगों ने एक रिसोर्ट था अच्छा नामी उदयपुर का, वहां से 2 बच्चों को रेस्क्यू करवाया। वो बच्चे वही रहते हैं, लंबे समय से बच्चों से परिवार से बात नहीं कर पाते हैं, और वो जो बच्चे हैं उन बच्चों को जो पैसा मिलता है वो 3,500 रुपये मिलता है, प्लस रहने की और उसकी सुविधा दे रखी है। सुविधा ऐसी आप और मेरे जैसे अपने परिवार के बच्चे के साथ रह ही नहीं पाए। तो उन बच्चों को मैंने पुरजोर तरीके से बात करके कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से बात करके मैंने कहा बाउंडेड लेबर की कैटेगरी में जा रहा है, इसको बाउंडेड लेबर की कैटेगरी में हम लोग जुड़े। इसलिए मैंने इसको ब्रेकर लिखने की कोशिश किया है कि बिना किसी वेतन या नाम मात्र की मजदूरी से किसी निश्चित या अनिश्चित समय के लिए यदि लेनदार मतलब जो व्यक्ति इसने किसी से पैसा उधार लिया है या जो लेता है वो व्यक्ति उसके साथ किसी फिक्स समय के लिए, जैसे अपने यहाँ मुस्लिम पलायन है, विशेष रूप से बिहार के, यूपी के लोग अपने यहाँ पर आते हैं या अपने यहाँ के लोग बाहर जाते हैं किसी विशेष उद्योग या उस समय के लिए, जिसमें 2 से 3 महीने उनको इन्वॉल्व होना है, तो वो एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स है। लेकिन अगर कहीं टाइम ड्यूरेशन फिक्स ना भी है, दोनों ही कैटेगरी को हम लोग इस परिभाषा में कवर करते हैं। एक और उदाहरण देता हूँ, अभी हाल ही में कुछ समय पहले मैडम यशोदा जी बात कर रहे थे गोकुंदा की, जो साथी गोकुंदा में काम करते हैं उनको पता होगा, झाड़ू में पहले डॉक्टर टी शुभमंगला जी करके IAS की अंडर ट्रेनिंग में वहाँ पर SDM लगी, तो डॉक्टर शुभमंगला जी को भी ट्रेनिंग के दौरान मेरा परिचय हुआ था जयपुर में। तो उनकी इच्छा थी साहब मैंने सब्जेक्ट ही चुन लिया आपकी ट्रेनिंग के बाद, और मैं बच्चों के ऊपर ही काम करना चाह रही हूँ। और झाड़ू में आने के बाद मैंने देखा साहब तो चाइल्ड लेबर खूब है, तो जिस भी दिन आप जयपुर से आओ दिन में खुद साथ में लगकर मेरे यहाँ चाइल्ड लेबर में रेस्क्यू करना चाहती हैं, और रेस्क्यू से लेकर रिहेबिलिटेशन तक पूरी प्रक्रिया में खुद समझना चाहती हैं। तो हमने जो बिल्कुल ऑन रोड वाला है, इस बात से आप थोड़ा सा उतर जाओगे, वहाँ पे ईंट भट्टे चलते हैं, वहाँ उस ईंट भट्टे से हमने करीब 9 तो बच्चे थे और कुछ उनके परिवार के थे, ऐसे करके 14-15 लोगों को रेस्क्यू किया। और पहली बार उदयपुर के इतिहास में मिनिमम वेजेस में उन लोगों को लाभ दिलवाया गया, और करीब 1.5 लाख रुपए का इंस्टेंट प्रति परिवार की सहायता मिली।
और ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि वो जो अधिकारी थे वो इन सेक्शंस को समझ के इसको करवा के साथ इग्नोर होगा। तो अगेन ये जो मौसमी पलायन या एक लंबे समय तक गए हुए पलायन, दोनों ही चीजें हम लोग इस परिभाषा में पहले पॉइंट में हम लोग कवर करते हैं। स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने के अधिकार का त्याग। अब ये सेकंड पॉइंट वैसे ही अपने आप में क्लियर है, इसको एग्जांपल से क्लियर कर देता हूं कि हमारे यहाँ के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका जिक्र किया अभी हमारे मैडम ने ही, कि अपने आप पहले वो हियरी हाजी क्या कहते थे, हारी। तो ऐसी अलग अलग प्रक्रियाएं हैं जिसके अंदर अपने यहाँ ये बंधुआ श्रमिक का जो कानून 1976 में आया, इसके पहले राजस्थान में भी एक एक्ट आ चुका है 1961 में, जिसको हम बोलते थे राजस्थान सागरी प्रथा उन्मूलन के नाम से। तो सागरी अपने यहाँ का एक वर्ड है राजस्थान का, जो सागरी बेसिकली उन लोगों के लिए लिया जाता था कि जिन्होंने कभी लोन ले लिया या उधार ले लिया और वो उधार नहीं चुका है, उसके दादा ने कभी किसी जवान उधार लिया था, आज तो उसके बच्चे उस ऋण को चुका है और वो बंधे हुए हैं, वो स्वतंत्र नहीं है इतने कि वो अपने उत्पाद की पॉइंट में तीसरे पॉइंट में बात कर ही रहा हूं, लेकिन वो इतने स्वतंत्र भी नहीं कि अपने काम को स्वेच्छा से बदल पाए। तो ये जो बंधन है, उस व्यक्ति को यदि अच्छी सैलरी भी ऑफर हो रही है, उस सैलरी पे वो मूव नहीं कर सकता, वो अपने अनुसार अपने जीवन यापन नहीं कर सकता, वो अपने अनुसार अपने घर परिवार के साथ जाके नहीं रह सकता, उसको दिए हुए जो जिस देनदार ने जिससे पैसा लिया था उस देनदार के माध्यम से चलना पड़ रहा है। ये सारे जो फ्रीडम का उसका जो आनंद है, ये भी बाउंडेड लेबर की परिभाषा में और होता है। और तीसरा पॉइंट जो अपने आप में वैसे क्लियर है कि बाजार मूल्य पर उसको बेचने का अधिकार का त्याग। विशेष रूप से जो साथी हमारे कोटड़ा से आए हुए हैं, कोटड़ा में हम लोग पहले बड़ी संख्या में बच्चों का बीटी कॉटन से मुक्त करवा के लाते थे। तो उस समय पहले मैं बिना किसी पुलिस जाब्ते से ऐसे घूमते घूमते देखने के लिए हम पहुंच गए साबरकांठा, जो आपके कोटड़ा का एक ऐसा एरिया है कि जो बिल्कुल गुजरात में होके वापस आप राजस्थान में आ जाते हैं, बीच का एक पॉइंट। तो मैं समझ रहा था राजस्थान में और हम लोग करते हुए गुजरात पहुंच गए और वहां पर हमने देखा कि जो बच्चे थे उन बच्चों को बीटी कॉटन दूसरे कामों में ले जाया जाए। फिर एनसीपीसीआर का सहयोग रहा, उन बच्चों को वहां से मुक्त करवा लिया। लेकिन ये जो सारे बच्चे थे, ये बच्चे पहले वहां बीटी कॉटन में जाया करते थे। अब लेकिन क्या होने लग गया, इन लोगों के पास बहुत ज्यादा रेसिपी होने लगे, आप जैसे सब भाई सक्रिय हो गए, तो इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू कर कि हमारे वहां लाना ही नहीं। ये बच्चे अगर अपने वहां पर आ गए या ये परिवार अपने वहां आ गए, पुलिस वाले आ गए, ये संस्था वाले आ गए, एनजीओ वाले आ गए, रोज कोई उनको हमारे परेशान करते हैं, काम करते हैं, क्यों ना इनको सीड और जो सुविधाएं हैं वो अपन उपलब्ध कराते इन्हीं के खेतों पर। अब आप में से जो साथी खेती से जुड़े हुए उनको पता होगा बीटी कॉटन, और एक और कंसेप्ट चला था पहले वो आपका ज्वार बाटा, उसको क्या बोलते हैं, डीजल बनाएंगे, ये बहुत आए थे अपने यहाँ पर, जेट्रोपा कतन जोत, राइट, कतन जोत। तो जेट्रोपा की खेती और ये बीटी कॉटन, ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिनको जब आपने इंट्रोड्यूस करते हैं पर खेत में, अपने खेत की उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाती है। लेकिन जो एक व्यक्ति जिसके पास बिल्कुल हैंड टू माउथ है, जिसके पास पैसों की कमी है, भूमि बहुत कम है, उसको तो पैसे चाहिए अपने रोटी कपड़े के जुगाड़ के लिए, उस व्यक्ति ने बीटी कॉटन की खेती करना भी शुरू कर दी। अब अगेन कॉटन का भी अच्छा मूल्य आता है, लेकिन आज वो बाउंड है कि उस कॉटन को अपने हिसाब से कोरडा में, उदयपुर या जयपुर या कहीं पर भी किसी कंपनी को बेच नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने सारी सुविधाएं जो थी वो संबंधित उस व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ले चुके। तो अगेन इन सारी बातों को एग्जांपल से इसलिए बताऊं ताकि आप लिंक कर पाओ कि ऐसी चीजें अपने आसपास खूब है। ये बातें यूपी, बिहार, उत्तर प्रदेश की नहीं हो रही, ये बातें हमारे राजस्थान की, हमारे आसपास की। तो बाजार मूल्य के बेचने का अधिकार भी उसका क्या होता है, तो भी वो बाउंडेड लेबर, भले उसके खुद के खेत पर काम कर रहा हो या किसी देनदार के खेत पर काम कर रहा हो, लेकिन अगर वो अपनी जो उत्पाद है उस उत्पाद को यदि अपने हिसाब से बाजार मूल्य में नहीं बेच पा रहा, तो भी वो बाउंडेड लेबर की कैटेगरी में आएगा। और ये कुछ शब्द हैं जो इस एक्ट में दिए हुए हैं, जो ऑलरेडी इन 3 पॉइंट्स में कवर हुए थे, लेकिन फिर भी मैं फिर से इसको स्पष्ट करना चाहूंगा कि एडवांस उन्होंने बताया कि पैसा पहले ले चुके हैं और अब वो उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। बोझ लेबर, उन्हें कोई प्रेशर में, दबाव में काम करवाया जा रहा है। पूरी इंटायर जो फैमिली है वो कहीं भी इसमें ट्रैक हो चुकी है कि वो परिवार कहीं ना कहीं उसमें कामकाज कर रहा है। ऐसे उदाहरण अनगिनत आपको उदयपुर जिले में मिलेंगे, हमें बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है कि जब किसी जमाने में अपने वो करियावर था, दादाजी का पिताजी ने पैसा लिया और वो जो पैसा लिया था आज तक उसकी आने वाली 2 से 3 पीढ़ियां गुजर रही है। तो ये जो पूरी फैमिली जो ट्रैप हो रही है, ये भी कहीं ना कहीं उसमें चीजें आती है। लेक ऑफ फ्रीडम की ऑलरेडी बात है, सेकंड पॉइंट में कर चुका हूँ। तो अगर बाउंडेड लेबर है, अगेन इन चारों परिभाषाओं को हमने देखा, तो निश्चित रूप से ऐसा हमारे आसपास है। और अगेन ये कुछ ऐसे
है क्षेत्र जहाँ पर आपको बाउंड्री लेवल मिलेगा, लेकिन हो सकता है इसके अलावा भी कोई एरिया छूट रहा हो। तो इस स्लाइड के मुझे अंत में आप बताइएगा अगर कोई ऐसा पॉइंट आपको लगता है जो राजस्थान के संदर्भ में ऐसा है जो आपको लगता है कि सर वो भी ऐड होना चाहिए, तो जरूर ऐड करवाना ताकि मेरी प्रस्तुति में वो मैं अगली बार उसको जोड़ पाऊँ। लेकिन ये कुछ मेजर ट्रेंड मुझे लगे जो राजस्थान के संदर्भ में जहाँ बाउंड्री लेवल आपको काम करता हुआ मिलेगा। तो पहला, जैसा कि सब लोग जानते हैं उसका उदाहरण मैंने दिया, जो चाहे अपने क्यों भट्टे हो, चाहे आपके इस तरह के जो वर्क हैं सारे जो आप देखते हो बड़े बड़े लेवल पर काम काज चल रहा है, पूरा पूरा परिवार वहाँ इन्वॉल्व है, और ये सारे परिवार बाहर के हैं मैक्सिमम जो वहीं पर रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, उनके बच्चे भी वहीं पर छोटा बड़ा काम काज करते हैं। तो डिफेंस एक बड़ा क्षेत्र है जिसमें आपको बाउंडेड लेबर राजस्थान में देखने को मिलेगा, आपके उदयपुर डिवीजन में भी हमें देखने को मिलेगा। ये जो है आपका ग्लास बैंगल्स वाला एम्ब्रॉयडरी वर्क है, ये जयपुर के आसपास में ज्यादा देखने को मिलता है। जो आपने बहुत पहले सुना होगा कि जो हमारा वो भट्टा बस्ती वाला जो क्षेत्र है जयपुर में, वहाँ पर हम लोगों ने 3 से 4 बड़े रेस्क्यू किए थे। कोरोना के बिल्कुल दौरान की हमारे पास एक कंप्लेन आई थी एक संस्था के माध्यम से, जिन्होंने बताया कि 120 से ज्यादा बच्चे हैं जो यहाँ पर आराकारी और इस ग्लास और बैंगल मेकिंग वाले काम में आए हुए थे। जो बच्चे अब बिहार यूपी जा नहीं पा रहे, कोई यातायात की सुविधा नहीं है, और उनका जो एम्प्लॉयर है वो भी उनको भेजना नहीं चाह रहा। तो 3 एम्प्लॉयर ऐसे थे जो भेजना चाहते थे, लेकिन कुछ एम्प्लॉयर उनको भेजना ही नहीं चाह रहे। तो ये वाला जो काम है आपका कारपेट का और ग्लास बैंगल्स एम्ब्रॉयडरी वाला वर्क, ये आपको जयपुर के आसपास ज्यादा देखने को मिलेगा। उसके अलावा हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस है, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन रही, शायद गुडविल नाम था या क्या नाम था, इन लोगों ने एक पहल करी कि हम लोग जितना भी कारपेट आएगा उस कारपेट के ऊपर एक लेबल टैग करते थे कि ये जो कारपेट है ये बच्चों के द्वारा नहीं बनाया गया, और इसको बहुत प्रमोट किया ताकि लोग उसको देखें, ताकि उससे चाइल्ड लेबर को और ऐसे जो बाउंडेड लेबर है उनको कहीं कहीं इससे मुक्ति मिले। तो वो डेवलप कंट्रीज में इसको बहुत प्रमोट किया गया कि आप वही लें कारपेट जिस कारपेट पर आपको एक टैग मिले। तो लोगों ने इसको कई जगह इस कंट्री में अप्रिशिएट बहुत किया, अपने यहाँ पर भी बहुत चला वो। तो ये जो हैंडीक्राफ्ट के अलावा जो कारपेट वाला जो वर्क है, इसमें भी बड़ी मात्रा में परिवार इन्वॉल्व है, क्योंकि ये बिल्कुल बारीक वर्क होता है। एक परिवार के कारपेट बनाने में आप सोचोगे वो जो महंगा कालीन आपका जाता है, पूरा पूरा परिवार के 48 घंटों से ज्यादा उस पर मेहनत करता है, फिर एक तैयार होता है। ये चाहते हैं जो सीखे सिखाए हमारे मजदूर हैं, ये हमारा दुकान छोड़ के नहीं चले जाए, कि इनको भी कुछ लोग पैसा देंगे, प्रलोभन देकर अपने यहाँ जोड़ के रखते हैं, ये आजीवन एक बाउंडेड लेबर की फॉर्म में वहाँ पर राजस्थान में काम करते हुए मिलेंगे। ये जो 5th पॉइंट है स्टोन और माइनिंग वाला जो पॉइंट है, ये आपको नागौर में देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा मात्रा में। हो सकता है आपके यहाँ उदयपुर डिवीजन में भी हो, लेकिन नागौर क्षेत्र में जो माइनिंग इंडस्ट्रीज हैं, उन माइनिंग इंडस्ट्रीज में बड़ी मात्रा में परिवार, बच्चे और महिलाएं इन्वॉल्व हैं, जो किसी समय विशेष के लिए वहां पर आए थे, लेकिन उन लोगों ने जो पैसा एडवांस दिया या जिन पैसों को उन्होंने ले चुका आपको चुका नहीं पाया, और लंबे समय से उसी माइनिंग में अपने जीवन को जोड़ रहे हैं। एग्रीकल्चर नो डाउट, अगर आप इस पूरे के पूरे बाउंडेड लेबर के इतिहास जर्नी को देखें, स्वतंत्रता से पहले से स्वतंत्रता के बाद तक, तो एग्रीकल्चर एक मेजर कंपोनेंट रहा है जिसमें बाउंडेड लेबर आपको देखने को मिलेगा। और ये एक ऐसा कंपोनेंट है जिसको रेड हाईलाइट करना चाहिए कि ये हमारे आंखों के बिल्कुल सामने है, लेकिन कई बार इसको देख के नजरअंदाज कर जाता है। एक अक्सर बात होती है, लोग कहते हैं बाउंडेड लेबर का मुख्य कारण क्या है, गरीबी। एकदम से कहते हैं गरीबी, तो थोड़ा सा आप थोड़ा डिटेल में जाकर देखोगे तो भूमि फिक्स है, और मैक्सिमम जो यदि साहूकार या जो बड़े व्यक्ति हैं एक विशेष संप्रदाय के, यदि उनका यदि भूमि रहेगी तो वो जो गांव का व्यक्ति है वो खेती करेगा काम। उसको पता है बाउंडेड लेबर गलत है, बाउंडेड लेबर में नहीं जाना चाहिए, उसका विकल्प ही नहीं है कि वो उसके पास खेती नहीं है, अपने परिवार का लालन पोषण करेगा कैसे। तो कई बार जाने अनजाने या कई बार जानबूझकर भी इस दलदल में आता है, इस काम के लिए अगर मैं छोटा बड़ा काम करूंगा, जमीन इनकी है, पैसा मुझे मिल जाएगा, इससे मेरा घर भी चलता रहेगा। इस बात का फायदा उठाते हैं अक्सर ये जिनके पास भूमि ज्यादा है, और जो मिनिमम वेजेस की परिभाषा तो बहुत दूर की है, ये लोग बहुत कम वेजेस पर, यहाँ तक कि ये भी कई बार होता है कि साल भर के आपको एक बोरी गेहूं दे दिया, या आपको जितना उत्पाद आ रहा था उत्पाद 1% को निर्धारित करके वो दे दिया, और वो व्यक्ति वो लेकर अपने परिवार को चलाता है, लेकिन वो उस परिवार को छोड़ने के कारण वो कहीं और जगह पर काम नहीं कर रहा। तो एग्रीकल्चर के ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें बाउंडेड लेबर आपको देखने को मिलेगा। तो जो कमर्शियल सेक्सुअल वाले जो एरियाज हैं, ये मुझे पर्सनली हम लोगों को देखने को मिले बूंदी वाले क्षेत्र, और उसके अलावा जिन पर मैं नहीं गया, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास हमारे सोर्सेज से आई थी, जयपुर से जो बस्सी वाला जो रोड है, ये जो बूंदी वाला मैं एरिया बता रहा हूँ, अगर आप लोग कभी सवाई माधोपुर घूमने गए हो, रणथंभौर जरूर सबने घुमा होगा, तिरुनेत्र गणेश जी का मंदिर आता है, तिरुनेत्र गणेश जी के मंदिर से बिल्कुल पहले लाइन से जैसे आप थाईलैंड की बात सुनते हो, उस तरीके से आपको वहाँ पर बच्चियाँ और बच्चे और बड़े महिलाएं आपको खड़ी मिलेगी,
कि जो आपको सीधा ऑफर कर रही होगी हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। तो ये कुछ कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जिन पॉकेट्स में आपको राजस्थान में बड़ी मात्रा में ऐसी महिलाएं मिलेंगी, बच्चियों से ज्यादा जैसे महिलाएं। मैंने बहुत कोशिश करी, मुझे कि इससे ऐसा कोई सुराग मिल पाता कि इसमें बिलो 18 भी हुआ, पॉलिटिकल प्रेशर था, हम लोग बड़ों पर एकदम से डालने के लिए हमें मना किया गया। अगर बिलो 18 की सूचना आती है तो हमें तुरंत रेड का परमिशन था। मुझे उसमें बिलो 18 की सूचना नहीं मिली, लेकिन हमारे जो इन्फॉर्मर थे, जो एनजीओ साथी थे, उन्होंने कहा 100% यहाँ बच्चियाँ नहीं है, लेकिन 3 दिन रन कम रहने के बावजूद हमें बिलो 18 नहीं मिली, लेकिन महिलाएं नोट वहाँ पर थी। तो ये जो 3-4 पॉकेट से बता रहा हूँ आपको, बूंदी, जयपुर, हो सकता है जयपुर आपके उदयपुर के आसपास भी कहीं हो, ये भी बड़ा क्षेत्र ऐसा है कि जिसमें जो महिला, जो परिवार एक बार इन्वॉल्व हुआ वो इस दलदल से बाहर नहीं आ पाता। ये अगेन कई बार आप मूवीज में देखते होंगे कि वो वहां पर गया और वो महिला वहां से नहीं निकल पा रही, बिल्कुल वो सिस्टम को इतनी जान पहचान जाती है कि अगर वो वहां से बाहर गए तो लोगों को एक खतरा होता है। तो ये लोग पहले तो उनको प्रलोभन देकर, और यदि प्रलोभन से अगर वो लोग आगे लॉन्ग टर्म नहीं सस्टेन कर पाते हैं तो ये उनको थ्रेट देकर, धमकियां देकर, डरा के, धमका करके अपने पास काम में इन्वॉल्व कर रहे हैं। और इनके लिए व्यवस्था ये होती है पुनर्वास, सही पुनर्वास के अभाव में इन्हें भी डर होता है समाज में जाके मेन स्ट्रीम होंगे का। तो कई बार जाने अनजाने ये पूरा पूरा परिवार इस ट्रैप में फंसा हुआ रहता है, और बाउंडेड लेवल की कैटेगरी में ये लोग राजस्थान में काम करते हुए आपको मिलेंगे। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी बात करें उनको अपने स्लाइड्स में उसके साथ साथ कवर किया, लेकिन फिर भी राजस्थान के संदर्भ में ये कुछ मुख्य कारण लगे जिनकी वजह से परिवार, बच्चे, महिला विवश हैं कि वो बाउंडेड लेवल के चांसे में फंसे या इस जाल में फंसे। उसका पहला पॉवर्टी, जैसा आप सब लोग जानते हैं, ये बहुत बड़ा कारण है। बिना इसके अभाव में व्यक्ति क्यों किसी लेवल पर जाना चाहेगा। जो डेट, हम लोग उधार की बात करते हैं कि एक बार ऋण लिया, आप में से मैक्सिमम लोग सभी जनजातीय क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। मैं जिस क्षेत्र का रहने वाला हूँ, उदयपुर की एक सरड़ा पंचायत समिति है। जब मैं नए नए क्षेत्र में आया था तो मुझे किसी का साहब सेल्फ हेल्प ग्रुप पर काम शुरुआत करो। मेरा सेल्फ हेल्प ग्रुप में मेरा कोई रुचि नहीं है, लेकिन फिर भी नबार्ड के डीडीएम का आग्रह रहा तो हम लोगों ने तो सेल्फ हेल्प ग्रुप पे इंटरवेंशन किया। तो मैं बिल्कुल उदयपुर जिला मुख्यालय से शिक्षण ब्लॉक जिसको मानते हैं, कोडड़ा, गोकुंदा, जागरूक स्थित कुंदी रोटी, सरड़ा तो मानते हैं अच्छा क्षेत्र है और ठीक है, डेवलप मतलब इनसे तो ठीक है ठीक। लेकिन जब मैं ट्राइबल महिलाओं से बात कर रहा था कि भाई आप लोग एसएसजी में जुड़ना क्यों चाह रहे हो, हमको कुछ पता नहीं, हमको इतना समझाया कि कार्यकर्ता आए थे आपकी संस्था वाले, उन्होंने कहा 100 रुपये मिलेंगे और आपको बैंक से लोन नहीं मिलेगा, सब हमारे को लाभ मिल जाएगा। छोटी बड़ी राशि को भी आप लोग कैसे पूर्ति करते हो। तो महिलाओं ने बहुत छोटी छोटी अपनी जरूरतें बताई कि साहब मेरे बच्चे को पढ़ाना था, मेरे बच्चे की शादी थी, हमारे साहब अभी ड्रिप इरिगेशन जिसको पाइपलाइन बोलते हैं, हमारे यहाँ खेती कर रही है लेकिन हमारे पाइपलाइन का पाया नहीं आ, यहाँ तक कि बीज लाने के लिए पैसे नहीं थे। तो फिर मैंने जरूरतें कहाँ से पूरी करते हो। अपने गाँव के हमारे सेठ जी हैं या आपके साहूकार या किसी में जाति संप्रदाय की बात नहीं कर रहा, कोई भी व्यक्ति जो यहाँ के सक्षम 2-4-5 नाम बताए कि इन लोगों से हम पैसे उधार लेंगे। लेकिन उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर आप सुनोगे तो अगेन मैंने सुनकर चौंक गया था, शायद आपको तो पता ही होगा, जब मैंने पहली बार सुना था आपने सुन रखा होगा। तो 25% तक इंटरेस्ट रेट था, और यहाँ तक कि अड़द और काटते हैं, अड़द को जानते होंगे आप सब। अड़द मतलब उसका ये था कि इसने फॉर एग्जाम्पल 10,000 यदि उधार लिए हैं, उसको इंटरेस्ट तो देना ही देना है और प्लस उसको साथ 2,000 रुपये उसने काट लिए। तो एंट्री हुई 10,000 की, उसको मिलेगा हाथ में 8,000, 2,000 की तो अड़द कट गई। मतलब अपना फाइल प्रोसेसिंग चार्ज जो होता है वो साहूकार ने काट लिया, फाइल प्रोसेसिंग चार्ज की अड़द काट ली 2,000 रुपये। लेकिन अब वो मजबूर है, उसको पैसे देगा कौन, तो उसको उससे पैसे लेने ही है। अब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट उधारी भरी जा रही है चक्रवृद्धि ब्याज में, मूल धन तो कहीं दूर का गया, वो पैसा आज तक कोई पैसा भर दिया, बहुत छोटी राशि 20,000, 25,000, 30,000 में उस महिला ने अपने आप को या अपने परिवार को उस परिवार के साथ गिरवी बनाया। ये एक बहुत बड़ा कारण है और इसको समझने की जरूरत है। ये अपने आसपास बहुत व्याप्त है। अगर हमने छोटे बड़े स्मॉल फाइनेंस से इनको जुड़वाया या कोई ऐसी स्कीम से जोड़ दिया, चाहे वो नबार्ड की हो, चाहे आपके गवर्नमेंट की हो, चाहे अलग अपने यहाँ पर आजीविका वाले बहुत काम चलने लगे, तो ये महिलाएं शायद इस दलदल में ना जाए। विशेष रूप से एजुकेशन, शिक्षा का अभाव निश्चित रूप से है ही। सोशल डिस्क्रिमिनेशन अपने यहाँ अगेन सदन राजस्थान में हम जनजाति बहुल्य क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, अपने यहाँ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हमें उस लेवल पर देखने को नहीं मिलता। लेकिन जब पश्चिमी राजस्थान की बात करें या राजस्थान जयपुर राजधानी के आसपास की बात करें, तो वहां पर कुछ विशेष समुदाय और एक दलित या एक पिछड़े समुदाय के बीच बहुत बड़ा गैप है। वो बाहुल्य नहीं, उनको जाट, गुर्जर, ब्राह्मण, राजपूत या कोई भी ऐसी कम्युनिटी जो थोड़ी सक्षम है उनके साथ रहना हो। तो कई बार आजादी के बाद की आज भी स्थिति है राजस्थान में, आपको देखने को मिलेगी पर्टिकुलर समुदाय के लोग, ठीक है, घोड़े पर नहीं बैठा, ये तो कॉमन बातें हैं, लेकिन वो काम काज को भी अपनी इच्छा से चुन नहीं पाते।
उसके दादाजी अगर उस खेत में आकर कुछ लकड़ी काटते थे, उसका बेटा आज ही लकड़ी काटेगा, बॉम्बे जाके नौकरी नहीं कर सकता। इतनी फाउंडेशन है झुंझुनू जिले में मुझे देखने को मिली। जो परिवार लड़का चाहता है कि बाहर जाऊं लेकिन वो नहीं जा पा रहा, वो वही उस घर में ही कामकाज में लगा हुआ। तो ये जो सारी की सारी जो डिस्क्रिमिनेशन है, चाहे वो कास्ट की हो, सोशल हो, ये भी कई बार एक बहुत बड़ा कारण बनती है उस व्यक्ति को, परिवार को बाउंडेड लेबर में रखने लिया। भूमि विहीन काश्तकार या भूमि विहीन जो हमारे लोग हैं, उसके पास कोई विकल्प भी नहीं है, पढ़ा लिखा हुआ है नहीं, भूमि उसके पास है नहीं, लैंड होल्डिंग है तो बहुत कम है, 1 से 2 बीघा औसतन हमारी लैंड होल्डिंग है, उस पर वो कैसे काम करे, कैसे परिवार का पालन पोषण करेगा। ये भी एक कारण है जिसकी वजह से बनता है। लीगल अवेयरनेस अगेन एक बहुत बड़ा कारण है जिसमें आप सब लोग की बड़ी भूमिका हो सकती है, जिसकी वजह से भी राजस्थान में हमें बाउंडेड लेबर की कैटेगरी में लोग देखते हैं। ये कुछ फैक्ट्स हैं राजस्थान के, जिनको मैंने कल रात को ही अलग अलग जगह से स्टडी में और प्लस हमारे जो रेस्क्यू ऑपरेशंस रहते हैं उसके थ्रू लाने का कोशिश किया है। तो सब में किसी का भी आपको रेफरेंस डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो भी मेरे पास है, मैंने शेयर नहीं किया था कल, मैं नहीं कर पाया, फाइल्स ज़्यादा थी लेकिन आप मुझसे ले सकते हैं कोई ठीक रेट में। ये सारे राजस्थान के फिगर। इससे बहुत बड़ा मिथ आपका दूर होगा कि राजस्थान में बाउंडेड लेबर किस हद तक किस स्थिति में। एक जो बात करते हैं राज्यों की, केरल में कानून बनाया गया भूमि सुधार के नाम से, उसके बाद केरल राज्य में बहुत कम लेवल पर बाउंडेड लेबर की स्थितियां देखने को मिली। लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, यहाँ तक कि गुजरात और फिर राजस्थान, ये हाई प्रोमिनेंट स्टेट माने जाते हैं जहाँ पर बाउंडेड लेबर की संभावना है और वहाँ कई सारे बाउंडेड लेबर मुक्त भी करवाए। तो राजस्थान को लेकर एक तो ये मिथ किसी के दिमाग में, राजस्थान में नहीं है बाउंडेड लेबर, उसको दूर कर लीजिए। 3 लाख बाउंडेड लेबर थे ब्रिटिश फॉरेस्टिंग अप्रोक्सीमेटेड फिगर है। फ्रीडम फंड के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने एक सर्वे करवाया था। सर्वे का एक रिसर्च था जो शायद 2017 के आसपास, नवंबर 2017 के आसपास किया था। और एक जो मैंने इसमें रेफरेंस दिया, इंडिया प्लानिंग कमीशन ने वर्ष 2010 में अपना एक रिसर्च डॉक्यूमेंट जारी किया था। उसके अनुसार ये जो फिगर है जो मुझे कल नेट पर मिले, ये वाला जो फिगर था, ये मेरे लिए शॉकिंग था। मैंने फिर से रीचेक किया, मैंने कहा राजस्थान की बात हो रही है पूरे इंडिया की बात हो रही है। तो 2 सोर्सेज से रिकन्फर्म करने के बाद ये निकला कि एस्टिमेट को रेस्क्यू नहीं करवाया गया, कि एक एस्टिमेटेड फिगर है इतने जो हैं 3 लाख के लगभग हमारे परिवार या जो व्यक्ति हैं वो ब्रिकलिंग्स और इसके अंदर इन्वॉल्व है। और 3,75,000 जो बच्चे हैं विशेष रूप से वो माइनिंग और इस तरह के हजार्डस वर्क में इन्वॉल्व है, जो बाउंडेड लेबर की कैटेगरी में काम करते हैं। ये एक फिगर था 1875 का। ये वर्ष 2004 से 2016 के मध्य जो रेस्क्यू हुए, ये ऑथेंटिकेटेड फिगर है, जो बच्चे रेस्क्यू हुए थे 1875, ये बाउंडेड लेबर। ये फ्रीडम फंड का एक स्टडी रिसर्च में आया निकली जो वर्ष 2017 में इन्होंने पब्लिश करी। और वर्ष 2004 से 16 के मध्य इतने ऐसे बच्चे के लेबर रेस्क्यू हुए जिसमें 611 आपके बच्चे इसमें निकल कर आए। 2018 में आप देखिए कि 71 जो लोग हुए हैं रेस्क्यू, वो ब्रिकलिंग्स और इस तरह के काम में इन्वॉल्व थे भिलवाड़ा वाले क्षेत्र। ये वाला एक ऐसा काम था जिसको मुझे क्लोजली इस पर काम करने का एक अवसर भी मिला था। उसमें बीजेपी गवर्नमेंट के मनोज चतुर्वेदी जी उसमें अपने यहाँ की वो हुआ करती थी और बिल्कुल एंडिंग था कि 2019 में नया आने वाला था, पुराना कमीशन ही फंक्शनल बोर्ड में था। ये जो भिलौड़ा वाला जो शमानपुरा वाला जो क्षेत्र था और इसके आसपास के क्षेत्र में ऐसी कंप्लेंट्स कंटिन्यूस मिल रही थी, वहाँ पर लोगों को बाउंडेड लेबर में रखा जाता और ये किसी एनजीओ के प्रयास से वहाँ पर इन लोगों को रेस्क्यू करवा पाया। ये 2019 में जब मेरा कमीशन आना हुआ उसके बाद इसका मैंने मॉर्निंग में मेरे शुरुआत में जिक्र किया था कि अपने चित्तौड़गढ़ में सीमेंट फैक्ट्री थी, उस सीमेंट फैक्ट्री में कंप्लेन मिली कि वहाँ पर बिहार के यूपी के बच्चों को विशेष रूप से बंधक बना के रखा हुआ है और ये बच्चे वहाँ पर काम करते हैं। तो बाउंडेड लेबर का ये कमीशन आने का मेरा पहला एक रेस्क्यू था जिसमें मैं खुद मौके पर नहीं जा पाया था। वहाँ पर ये वहाँ की चाइल्ड लाइन और ये सारी इन्वॉल्व संस्थाएं अभी लीगल का आईसीएम देख रहा है ऑलरेडी। ओके, ये आईसीएम जैक ये मोर सब ने मिलकर रेस्क्यू किया था। हाँ तो जो उसमें लीगल लेवल पे कमीशन से जो सपोर्ट था वहाँ के एसपी से वगैरह से जो मेरी बातचीत हुई थी वहाँ से, तो कमीशन लेवल पर हमारे कमीशन से वहाँ कोई मौजूद नहीं था, लेकिन वहाँ की चाइल्ड लाइन और पूरी टीम के हमारे पास जो कंप्लेन और ग्रीवेंस आई थी उसके थ्रू उसमें ये जानकारी हमारे पास उसमें आई थी। 2019 का कमीशन फॉर्म होने के बाद पहला बाउंडेड लेबर का केस था जो हमारे कमीशन में दर्ज हुआ था, जिसमें उन बच्चों को जो बच्चे आउट ऑफ स्टेट के थे उन बच्चों को वहाँ पर चित्तौड़गढ़ की सीमेंट में रखा गया। तो बिल्कुल एक नियरेस्ट आपका उदाहरण है उदयपुर जिला मुख्यालय से बच्चों को इस काम में से मुक्त करवाया गया। और इसके अलावा आप देखिए ये जो अपने गडरी है जिसकी भी कमीशन के थ्रू हम लोगों ने 2 से 3
ग्रीवेंस को लिया था, जिस पर एक कमेटी भी गठित हुई और हम लोग बांसवाड़ा गए, बारां गए और 2-3 जिलों में कामकाज किया था। एक खबर प्रकाशित हुई थी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में कि जो ये गडरिये जो जाते हैं तो आदिवासी बच्चों को के साथ इन्वॉल्व करके लेके जाते हैं। तो राष्ट्रीय बाल आयोग ने इस पर सुमो मोटो कॉग्निजेंस लिया और राजस्थान बाल आयोग और कुछ लोगों को साथ में लेकर एक कमेटी गठित की। तो हमारे लिए ये थोड़ा सरप्राइजिंग था, ये लोग तो वैसे ही बोलते हैं, ये लोग कैसे बाउंडेड लेबर को इन्वॉल्व करेंगे। तो हम लोग पहली बार ये 2019-20 के आसपास जब कमीशन हम लोग नए आए थे, उसमें पहला विजिट जब हमारा बांसवाड़ा का हुआ तो हम वहाँ पर पता लगाया कि गडरिये जब आते हैं अपने इस राज्य में तब उनको भेड़ों वगैरह का ध्यान रखने के लिए सस्ते लेबर की जरूरत होती है। तो ये आदिवासी के बच्चों को अपने साथ ले लेते हैं, तो तुम्हें साथ में चल, तेरा खाना पीना रहना इसी के साथ में होगा, तेरे को दूध वगैरह जो भी चाहिए वो भेड़ों का जो हमारे बच्चे पीते हैं या पूरे आराम से पीना, और 2-4-5-6 महीने के लिए साथ में रहेगा। और वापस जब वहाँ से आएंगे, यहाँ से जब निकलेंगे तब इस बच्चे को फिर से ड्रॉप कर देंगे। और कई सारे ऐसे मामले उस बच्चों को अपने साथ लेकर वो अदर स्टेट में भी चले जाते हैं। ये कंप्लेन थी जस्ट जिस पर हम लोगों ने प्रेम कानून को जी, और हमने एक ये पाली एक ब्लॉक है, वहाँ पर सारे गडरियों के साथ एक बहुत बड़ा संवाद भी किया था, जिसमें शायद आप में से तो मौजूद हैं, मुझे नहीं पता। तो उसमें करीब 2100 गडरिये पूरे भारत राष्ट्र के वहाँ पर आए थे, और ऐसे ऐसे गडरिये भी थे जो आज तारीख में IIM और IIT से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो भी समुदाय से जुड़े हुए हैं, ऐसे भी लोग वहाँ पर मौजूद थे। तो उन लोगों से हमने अपील करी कि ये जो प्रैक्टिस आप लोग फॉलो कर रहे हो, तो उनका ये कहना था साहब हमारा तो आदिकाल से चला आ रहा है, हमारी और आदिवासियों का अच्छा सामंजस्य है, और हम लोग इनके बच्चों को साथ में लेके जाते हैं, इनको बढ़िया खिलाते हैं पिलाते हैं, साथ में रखते हैं, और ये बच्चे अच्छे खुश खुश साथ में रहते हैं। मैंने कहा आप अपने बच्चों से काम क्यों नहीं करवाते? तो इनके बच्चे बहुत सारे हरियाली के नाम से हॉस्टल चलता है, जैसे अपना TAD का हॉस्टल चलता है, वैसे हरियाली के नाम से गडरियों के बच्चों के लिए हॉस्टल्स हैं, और जो अलग अलग जगह राजस्थान में संचालित वाले विषय है। लेकिन इनके बच्चे तो पढ़ रहे हैं वहाँ पर, और आदिवासी बच्चों इन्वॉल्व कर रहे थे, इसलिए इन लोगों से करवाई, और उसके बाद से काफी हद तक कम हुई ग्रीवेंसेस इन बच्चों को ले जाने का। लेकिन अगेन ये एक बड़ा एक रैकेट कैसे बताऊं कि हो सकता है बच्चे से भेड़ ही नहीं पालने का सेक्सुअल कोई ऐसी एक्टिविटीज भी चल रही हो, बच्चों को कहीं भेज दिया जाता हो, बच्चों के साथ कोई और दूसरी मिसहैपनिंग हो जाए, ऐसी अनगिनत संभावनाएं हैं जो बच्चों के साथ घटित हो सकती है। तो ऐसे जो भी कोई आपकी जानकारी में ऐसे भी कोई परिवार आते हैं कि जिनके बच्चे किसी गडरिये के पास हैं, या वो किसी समय विशेष के लिए 4-5 महीने के लिए गए, उसको भी आप बाउंडेड लेबर की परिभाषा से जोड़ें, और उनको भी जरूर हम लोगों को ज्ञान देना चाहिए। ये कुछ फिगर्स थे जो मुझे राजस्थान के संदर्भ में कल परसों और हमारे पुराने अनुभव के आधार पर मुझे जो याद आते गए, मैंने यहाँ लिखने का कोशिश किया है। हो सकता है इसमें IGF की टीम ने या बैठे हुआ SIT ने, इसके अलावा बहुत सारे आपने बाउंडेड लेबर के रेस्क्यू किए हों, लेकिन शायद वो मेरी जानकारी नहीं अच्छी तरह से संबंधित नहीं कर पाया। ये मुझे जो फिगर्स मिले वो मैं लाने की कोशिश की। ये बाउंडेड लेबर डायरेक्ट तो नहीं है, ये स्लाइड हमने भी कुछ दिन पहले जब हम बात कर रहे थे स्टेक होल्डर्स के साथ, तब मैंने बनाई, उसको मैंने यहाँ जरूर लिया है कि ये फिगर को भी आप थोड़ा ध्यान में लाएं कि हो सकता है कि जिनकी संस्थाओं ने बच्चों को रेस्क्यू किया, ये लेटेस्ट फिगर है, ये मैंने डिपार्टमेंट ऑफ चाइल्ड लाइन और लेबर डिपार्टमेंट से निकलवाया था कि अभी तक आपने हाल ही में लेटेस्ट फिगर हमें कहीं पर भी ऑनलाइन नहीं मिल रहा था, तो मैंने फिगर डायरेक्ट डिपार्टमेंट से लिए कि ये हाल ही में कितने बच्चे आप लोगों ने रेस्क्यू करवाए जो आपके पास ऑथेंटिक जिनका फिगर है, और ऐसे कितने बच्चे हैं जो आउट ऑफ स्टेट के। तो आउट ऑफ स्टेट में हमें बिहार के बच्चों की सूचना मिल पाई है, तो ये इन 3 सालों का फिगर मैंने यहाँ लाने की कोशिश किया। तो 2018 में आप देखिए 1625 बच्चे थे, 2019 में 24-20 हुए, और 2020 में ये फिगर थोड़ा सा आगे पिछले क्योंकि कोविड का स्थिति था, कई सारी रिपोर्टिंग नहीं हो पाई, ये सारे अपने वो वाले फिगर है जिनमें FIR दर्ज हो चुकी थी। तो 18-17 का फिगर 1817 का फिगर ये है कि जिन चाइल्ड लेबर को पूरे राजस्थान में रेस्क्यू करवाया गया एज पर गवर्नमेंट रिपोर्ट। इसमें जो बच्चे केवल मात्र बिहार राज्य के मिले, जिनको मैं कह रहा हूँ कि भट्टा बस्ती या जयपुर के इलाकों से अलग से फिर ट्रेन की बुकिंग करवा के भेजा था, तो ये सिर्फ और सिर्फ इन 3 सालों के बिहार राज्य के बच्चे हैं जो राजस्थान से रेस्क्यू हुए और इनको रिहेबिलिटेट किया गया उनके वापस उनके गृह राज्य। अब देखिए ये भी बहुत बड़ा फिगर है कि जो बच्चे अपने यहाँ से ऑन रिकॉर्ड बिहार गए हैं जो राजस्थान से गए। तो कहने का तात्पर्य ये तो वो फिगर है जिनमें FIR दर्ज हुई, गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व हुआ। अनगिनत ऐसे बच्चे हैं जो हमारे पास, जैसे मैंने कुछ समय पहले यहाँ उदयपुर में ही हम लोगों ने ये घंटाघर पुलिस थाना क्षेत्र में एक रेस्क्यू किया था, जिसमें मैं खुद मौजूद था, और उसमें यहाँ पर वो डालसा सेक्रेटरी रिधिमा मैडम हुआ करती थी, रिधिमा जी थी। और जब वहाँ पर गए तो हमने बंगाल के बच्चों को रेस्क्यू किया, करीब 23-24 बच्चे जुड़े थे, और वो सारे बच्चे ज्वेलरी मेकिंग के वर्क में काम कर रहे थे। और जो उसमें रैकी जिस भी व्यक्ति ने उसमें बच्चों की करी, वो रैकी करने में इतने विवश थे कि उन बच्चे की विजिबिलिटी में थे ही नहीं। घंटाघर जो ओल्ड सिटी वाला एरिया है, जो लोग उदयपुर में उनको पता होगा कि आप कितना भी गली में घूम जाओ, कि पायल जी को 2 से 3 बार मैंने कहा मैं पायल जी को 2 बार आपके वहाँ घूम कर आओ, तो ये आपको विजिबिलिटी में नहीं दिखेगी।
इनकी जो शॉप्स हैं वो तो बिल्कुल अच्छे मार्केट में, लेकिन ये जहाँ बच्चे काम करते हैं वो बिल्कुल बंद घर है, छोटे छोटे से घर है, और अपनी अपनी पोल में से उन गलियों में जाना पड़ता है, सामान्य व्यक्ति जा नहीं सकता। अगर आप चलेंगे तो आपके लिए वो गेट नहीं खुलेगा। तो जो उसमें पूरा पूरा जो इनका जो रेकी हुई थी उस तरह से हुई थी कि हम लोग कोई बहुत बड़े सप्लायर है या हम डिमांड है या हमें जरूरत है, कैसे काम बन रहा है, किस लेवल पर बन रहा है, वो देख के इन सारी छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व किया गया, फिर उस रेस्क्यू को प्लान किया गया। तो अगेन ऐसे अनगिनत उदाहरण है जो शायद यहाँ पर नहीं भी ला पाए, ऐसे बच्चे अपने आसपास या परिवार अपने आसपास होंगे जो किसी प्रलोभन में यहाँ लाए गए और वो किसी जगह बंद कमरे में आपके आसपास, आपके जिले, आपके टाउन में काम शायद कर रहे हैं। ये अगेन सीधे बाउंडेड लेबर से संपर्क नहीं रखता, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें ऐसे बच्चे थे जो आपके बाउंडेड लेबर की परिभाषा में आएंगे। पुरजोर कोशिश हमारे स्वयंसेवी संस्था ने करी भी होगी, किसी ने किसी जिसने बच्चों को करवाया होगा, लेकिन शायद बाउंडेड लेबर के सेक्शन हम लोग इंट्रोड्यूस नहीं करवा। ये अभी जो मैं जिसकी बात कर रहा था कि 2 वर्षों में सरकार ने एक मूवमेंट चलाया एनसीपीसीआर की तरफ से, जिसको एक्शन मंथ नाम दिया गया। अलग अलग राज्यों में सरकारों ने अपने नाम और जोड़ दिए, लेकिन राजस्थान ने एक्शन मंथ के नाम से संचालित हुआ। तो पिछले 2 सालों में एक्शन मंथ चला, पिछली बार पर्टिकुलर एक वीक के लिए चला था 12 जून से 30 जून तक, इस बार 1 जून से 30 जून तक चला, पूरे 1 महीने के लिए। तो उसके दौरान जो ये मुख्य रूप से बच्चे रेस्क्यू हुए पूरे राजस्थान में, ये उसका फिगर देखिए, लगभग 995 बाल श्रमिक रेस्क्यू और 648 एफआईआर हुई सिर्फ 1 महीने में, सिंगल 1 महीने। और 2022 की बात करें तो इसमें 14 जजमेंट भी आए, कई बार कहते हैं वो डिले पेंडेंसी होती है, काम नहीं हो पा रहा, चाइल्ड लेबर जिनको रेस्क्यू किया आज उनके जजमेंट नहीं आ पाए। तो पर्टिकुलर इस ड्यूरेशन में जो बच्चे रेस्क्यू हुए थे उनके 14 जजमेंट भी मेरे कमीशन की जानकारी में आए। और 2023 की बात करें तो लगभग 650 मार्क्स की रेस्क्यू हुए और 301 एफआईआर हुए। लेटेस्ट फिगर है आपको इस साल जो एक्शन मंथ चला था, इसमें उदयपुर के लगभग एक्शन मंथ के शायद 24-25 बच्चे 30, हाँ, तो इसमें आपके 650 में वो 30 बच्चे भी सम्मिलित थे जो उदयपुर से रेस्क्यू हुए, उनके टोटल 301 एफआईआर 2023 में हुआ। अगर 2023 की बात करें तो एक नवाचार हुआ जो मेरी जानकारी में 2 जिलों से सूचना आई थी, जयपुर और उदयपुर विशेष रूप से, कि हम लोग इनको इंस्टेंट रिलीफ दिलवा पाए, जो कई बार रिलीफ नहीं मिलता। बाउंडेड लेबर की कैटेगरी में हमारे साथ जो भी और साथी जुड़ेंगे वो अपने सिस्टम में कंटिन्यू करेंगे कि बाउंडेड लेबर में हम क्या उसको रिलीफ दिलवा पाते हैं, चाहे वो इंस्टेंट 20,000 का हो या और कोई बेनिफिट हो जब बड़े जिले में चला जाए। लेकिन चाइल्ड लेबर के मामलों में कई बार इंस्टेंट रिलीफ नहीं मिल पाता। तो ऐसा पहली बार हुआ आप सभी स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रयास से। इस बार जयपुर में 5,000 प्रति बच्चे को दिलवा पाए और 10,000 रुपये उदयपुर में प्रति बच्चे को मिले। ये 1.5 लाख और 5 लाख की राशि थी जो बच्चों को इंस्टेंट रिलीफ के तौर पर दिलवा पाए। वेजेस की बात करें, बकाया भुगतान के 49 लाख रुपीस थे जो राजस्थान ने इन 2 वर्षों में इन बच्चों को या इनके परिवार को जारी किया। अब आरसी की बात करें, ये वाला जो सीधा फिगर है आपका, ये बाउंडेड लेबर से संबंधित है। इन सारे केसेस में ऐसे कितने मामले जिसमें आरसी रिलीज हुई, तो 55 आरसी रिलीज सर्टिफिकेट जारी हुई है, जो आपके राजस्थान के लिए मैं उपलब्ध तो नहीं कहूँगा, ये अच्छी एक पहल है, लेकिन और भी कई सारे ऐसे मामले थे जिसमें शायद जारी हो सकती थी, जहाँ आप जैसे साथी जागरूक हुए होंगे, बात बाहर से जारी हुई, कहीं पर हम लोग शायद जारी नहीं कर पाए। तो ये हाल ही के आपके 2 वर्षों के फिगर। इसके साथ मैंने एक और यहाँ फिगर जरूर आपको जोड़ना चाहूँगा, ये भी डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली बाउंडेड लेबर में कवर होते हैं, कई सारे मामलों में किए हैं और आपको और भी करना चाहिए, वो हमारा मिसिंग चेक। जैसे पता होगा आपको जो 2016 में सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट आया और 2016 में हमारी WCD की गाइडलाइन जारी हुई, जिसमें बताया कि भाई जो बच्चे आपके गुमशुदा या किसी दर्द होते हैं, उसमें बचाव आंदोलन वर्सेस ये केस चला था और उसका वर्ष 2016 में WCD की गाइडलाइन जारी करी, जो बच्चे मिसिंग हैं उनको भी ट्रैफिकिंग के अंदेशा मानकर उसमें एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तो मिसिंग मान के सिंपल आप एनटीआर या मिसिंग रिपोर्ट आप दर्ज कर। तो ये कुछ ऐसे फिगर हैं जो ये गवर्नमेंट के ऑथेंटिकेटेड नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के फिगर हैं कि वर्ष 2016 से वर्ष 2018 के बीच में कितने से बच्चे मिसिंग हुए। अब अगेन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि ये सारे वो फिगर हैं कि जिनकी कहीं कहीं मिसिंग कंप्लेंट रिपोर्ट दर्ज हुई है आपके संबंधित थाने के अंदर, तभी ये फिगर एनसीआर में रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन ऐसे अनगिनत उदाहरण है, जिसका मैंने यहाँ पीछे एक छोटा सा एक बॉक्स बनाने के लिखने की कोशिश की है, जो हमारी जानकारी में सीधे आए थे। इसमें ऐसे कई सारे बच्चे जो आउट ऑफ स्टेट त्रिपुरा की केस में अक्सर जिक्र करता हूँ, जिन लोगों ने मुझे अभी हाल ही में एक सेशन में सुना होगा कि त्रिपुरा की एक बच्ची को उन्ना कोठी जिंदगी थी, उस बच्ची को 4 जगह बेचा गया और 4 जगह दिल्ली, बॉम्बे बिकती बच्ची में राजस्थान की झुंझुनू आई और झुंझुनू से उस बच्ची को हम लोगों ने वापस रिहेबिलिटेट किया। एक बहुत बड़ा चर्चित ये मामला कोविड के दौरान ही रहा था।
उस बच्ची को इतनी जगह बेचा गया, लेकिन जब पता लगाया गया उसके होम डिस्ट्रिक्ट में तो वहां पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं। अगर वो एफआईआर मिसिंग रिपोर्ट या एफआईआर दर्ज हुई होती तो हम उस बच्ची को शायद विद इन सेम डे उसको रिहेबिलिटेट करवा पाते। लेकिन लग ये रहा था कि बच्ची झूठ तो नहीं बोल रही, क्योंकि यहाँ एक व्यक्ति झुंझुनू का उसको 2.5 लाख रुपए में शादी करके खरीद के लाया था और उसको ये लग रहा था कि बालिग है, लेकिन बच्ची कह रही थी मैं नाबालिग। उस केस के ऊपर बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जो मालूम पड़ा परिवार से बात की गई, परिवार ने कहा हमें पुलिस से डर लगता है, एक छोटे से तापड़े में अपने स्लम कच्ची बस्ती के लोग रहते हैं, उस तरीके से उसकी माँ अकेली विधवा माँ की वो रहती थी, उसके 3 बच्चे होती थी। तो बच्ची जब से गायब हुई तब से लेकर अभी तक उसने पुलिस की अप्रोच नहीं किया, पुलिस थाने की सीढ़ियां तक नहीं देखी, एक डर की वजह से, जिसकी वजह से। तो अगेन ऐसे बहुत सारे मामले हमारे झंझट के अंचल के मिल सकते थे। कोरडा में आदिवासी विकास मंच सरफराज जी और ये पूरी टीम जब मैं कोरडा गया था तो वहां पर बताया गया कि साहब एक परिवार है बहुत परेशान है, उसका बच्चा गया था और अभी तक बच्चा वापस नहीं आया। तो हमने अथक प्रयास के गुजरात से मालूम पड़ा कि उसकी माँ डेथ भी हो गई थी, उसकी डेड बॉडी कोई लेने नहीं आया, पुलिस ने चश्मा भी गिरी सूचना, तो वहां दाह संस्कार भी हो चुका गुजरात। और यहाँ वो परिवार कई महीनों से, शायद 1 साल हो चुका था, वो जूझ रहा था उसके लिए कि हमें बच्चा कहाँ गया, हमें मिली थी, आपको लेकर गया। तो अगेन ये तो वो परिवार था जो कमीशन तक शायद पहुंच पाया, लेकिन ऐसे अनगिनत परिवार होंगे आपके आसपास जानकारी में जो आपके वहां से गायब हो गए, जिनको आप पलायन कहते हो, माइग्रेशन कहते हो, मुस्लिम माइग्रेशन कहते हो, जिसकी जानकारी आसपास के लोगों को नहीं है, शायद वो बाउंड्री लेवल के बिल्डर ने या किसी प्रैक्टिकल के बिल्डर ने इसको नहीं करते। इसकी वजह से स्लाइड को आपके सामने रखने की कोशिश। ये राजस्थान का ही है जिसमें हम लोग गुजरात जाके करीब 137 बच्चों को वहां से रेस्क्यू करके लेकर आए थे। ये सूचना प्रकाशित हुई थी यहीं पर, अलग अलग जगहों पर, बहुत सारी अलग अलग बहुत बड़े लेवल पर प्रकाशित हुई राष्ट्रीय लेवल पर कि कोटड़ा, गोकुंदा, जाड़ोला से बड़ी मात्रा में बच्चे डेली बाहर जाते हैं और वहां से रेस्क्यू होकर वापस आते हैं। तो रेस्क्यू कभी बार आते हैं, कुछ नहीं किया था। ये सारे 2 बच्चे थे, एनजीओ साथियों का कहना था ये सब बाउंड्री लेवल में गुजरात में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, क्योंकि सूरत में साड़ियाँ बहुत बनती हैं, तो साहब वहाँ जाके उन साड़ियों के जो छोटे बड़े जगह वहाँ पर अपने को छापा मारना चाहिए। तो उस दौरान जाना हुआ 137 बच्चे निकले, अगेन उसमें हम लोग बाउंड्री लेवल को इंट्रोड्यूस नहीं करवा पाए थे। ये डिटेल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगा, आप देखिएगा। इसमें प्रधानमंत्री जी तक सक्रिय हो गए थे कि भाई आपके स्टेटमेंट में ये वर्ड हटाओ कि यहाँ चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है या यहाँ पर कोई ऐसी चीज हो रही है जिसमें तस्करी या दुर्व्यापार या बाउंड्री लेवल हो रहा है। आप आए बच्चों को लेके उसमें एफआईआर भी दर्ज नहीं करो। तो सारे बच्चों की एफआईआर जो दर्ज हुई राजस्थान में आने के बाद यहाँ से 0 एफआईआर करके रहते हैं, सारी एफआईआर यहाँ दर्ज होती है। तो अगेन सिस्टम की अलग चुनौतियां हैं जिनको लेकर हम लोग कामकाज करते हैं। अब ये तो बात थी फैक्ट एंड फिगर्स की। कुछ बातें शायद मुझे लगता है मेरे और जो साथी यहाँ पर वक्ता आएंगे शायद वो उनका टॉपिक होगा, तो मुझे लगा इस पर बात करना जरूरी है। कई बार हमारी बात में पुरजोर ये सपोर्ट करती है जब आप इनकी एडवोकेसी करते हो कि हम जो बात कर रहे हैं वो आर्टिकल 21 भारतीय संविधान के या अनुच्छेद 23 जो मुख्य रूप से बात ही करता है कामगार मजदूरों की। तो ये जो सारी बातें हैं कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे संविधान से डिफरेंट कानून से जुड़ी हुई है और इन्हीं को पुरजोर सपोर्ट करने के लिए डिफरेंट हमारे यहाँ कानून और पॉलिसी बनी हुई है। तो जो भी साथी बाउंड्री लेवल के लिए काम कर रहे हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स या एक्ट प्रोविजंस हैं जो आपके लिए यूजफुल है, उसकी जानकारी हमको जरूर लेनी चाहिए। और आज के इस कार्यक्रम से मेरी भी अपेक्षा आपसे लोगों से यही है कि अगर आपको ऑलरेडी जानकारी है तो अच्छी बात है, तो आगे वाले सत्र में जो भी वक्ता जुड़ेंगे आप इन एक्ट पॉलिसीज की सेक्शंस की जरूर जानकारी आप लोग लें। फिर भी यदि डाउट रहता है तो मैं रहता हूँ, तो अगेन इस पर मैं डिटेल में बात करूँगा। मुझे लगता है मेरा जो समय था वो पूरा हो रहा है। बाउंडेड लेबर की पुनर्वास की अगर बात की जाए तो अगेन आपका जो सेशन जो डिफाइन किया उसमें रिहेबिलिटेशन राइट है और किया और नहीं है। तो अगेन रिहेबिलिटेशन पर बात होगी। एक जो मुझे अपने अनुभव के आधार पर कुछ पॉइंट्स लगे थे वो मैंने कोशिश किया है कि बाउंडेड लेबर के मामलों में डे 1 से उस डे तक जब उसको प्रॉपर रिहेबिलिटेट नहीं हो जाता हमें प्रॉपर ट्रेनिंग का बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिन जिन बच्चों को रेस्क्यू करवाया गया मैं आज ही पूछता हूँ तो उनको इंस्टेंट रिलीफ मिलना चाहिए, आरसी का वो नहीं मिल पाया, जो उसके अकाउंट में पेमेंट आया वो नहीं आ पाया, उसके अभाव में कई बार हमने उस परिवार को मुक्त तो करवा लिया लेकिन प्रॉपर रिहेबिलिटेशन के अभाव में शायद उसकी स्थिति और बद से बदतर हो जाती है। तो पुनर्वास को लेकर हम कैसे काम कर सकते हैं, एक पुनर्वास पैकेज की बात की गई जो रिहेबिलिटेशन वाले आप आज के सेशन में आप सुनेंगे वो क्या चीज़ है। अगर उसकी आपको जानते हैं तो प्रॉपर उस परिवार को बच्चों को शिक्षा से जोड़ना या परिवार को किसी यहाँ तक कि उसको एक लैंड प्रोवाइड करने से लेकर तो उसको फिर से स्थापित करने की व्यवस्था है, उनकी बात भी कानून कहता है, लेकिन किस हद तक हो पा रहा है, हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, ये अलग चर्चा का विषय है।
निर्जला चौधरी बनाम मध्य प्रदेश मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि संविधान के अनुच्छेद 21 और 23 के तहत विधवा मजदूरों की पहचान क्लियर करना एक उनका मौलिक अधिकार भी है और सरकार की ड्यूटी भी। तो अगर कोई ऐसी बात आपसे करता है कि सब हम लोग इसी तरीके से काम करें, सब बाउंड्री लेवल को कहाँ देखना है, कैसे करना है, तो आप बकायदा जजमेंट का हवाला भी दे सकते हो। जैसे हम लोग पहले बेसिक रिपोर्ट दर्ज नहीं होती थी, बेसिक रिपोर्ट का एफआईआर दर्ज होती, तब ये सारे जजमेंट दिखाने पड़ते थे। तो हमारा सोशल एक्टिविस्ट या हमारा सामाजिक कार्यकर्ता इतना मजबूत हो, वो सारे अपने बस्ते में होने चाहिए। जब आपने सामने रखा तो पुलिस वाला क्या बात को वेटेज देगा, क्या ये वाली बात है, इसलिए सेक्शन को हम लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए। क्योंकि हम सबकी जिम्मेदारी है, तभी सारे बच्चों को, परिवारों को संरक्षित करवा पाएंगे। ये कि मैंने इसका थोड़ी देर पहले बात किया कि हमने सारी केस स्टडीज को एक यूट्यूब चैनल पर लाने की कोशिश किया है। जब कोविड में सारी दुकानें, सारे ऑफिस, सारे दफ्तर बंद थे, तो हमारी IT टीम ने एक चैनल बनाया मेरे नाम से, और ये सारी केस स्टडीज और पॉलिसीज लीगल इंटरवेंशन को हम लोगों ने वहाँ लाने का कोशिश किया। तो आप जो भी साथी यूट्यूब यूज़ करते हो तो जरूर इस चैनल पर जाना। तो गुजरात वाले स्कूल रेस्क्यू की घटना और डिफरेंट बच्चों के जो जो हमने किए हैं वो सारे आपको मेरे इस डॉक्टर शैलेंद्र पंड्या के यूट्यूब चैनल पर आपको मिल सकते हैं। आपने मुझे बुलाया, आप मेरी बात को पेशेंस के साथ सुना। कुछ और पॉइंट्स रह जाते हैं, आप एक डाउट हो डेफिनेटली हम लोग समय रहेगा तो आपसे बात करेंगे। एक बार मैं आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपका बहुत बहुत स्वागत। तालियां बजती जानी चाहिए। हम सबका धन्यवाद करेंगे कि अपने सत्र में राजस्थान के संदर्भ में जो भी जानकारी बताई है वो आज के बाकी सत्र